यस यस, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर ना? ओके, या थैंक यू। सो गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स। तो आज का जो सेशन है वो डेरिवेटिव के ऊपर होगा। हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव में कैसे चीज़ें होती है, उसको कैसे समझना चाहिए, उसमें क्या रिस्क होती है ओवरऑल, उसमें अगर यदि कोई ट्रेड करता है तो उनको किन चीज़ों का और किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब से शुरुआत करने से पहले हम समझते हैं कि बेसिकली डेरिवेटिव्स होता क्या है। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने पहले इस सेगमेंट में कभी ना तो कोई ट्रेड किया है, ना ही इस सेगमेंट में कभी कुछ कंप्लीटली नए हैं इस सेगमेंट के लिए। तो उनके लिए एक ये चीज बेसिक है चीज के, डेरिवेटिव जो है वो एक एसेट क्लास नहीं है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एसेट क्लास आप उसे कहते हैं जो एक फिजिकली एसेट भी रहता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एसेट रहता है, जिनकी खुद की एक वैल्यू होती है। हालांकि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट है या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक बायर और सेलर के बीच में। तो काफी सारे क्लास एसेट क्लासेस पे डेरिवेटिव होती है, जैसे कि इक्विटीज है, कमोडिटीज है, फॉरेक्स है या इंटरेस्ट रेट्स है। इन सभी के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और वो अपनी वैल्यू जो है या उसकी जो वैल्यू है वो उस अंडरलाइनिंग से डिराइव करते हैं और उसी के चलते उसके ओवरऑल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। पर बेसिक जो ओवरऑल सिनेरियो है या बेसिक जो उसका एक ढांचा है वो सेम रहता है। अगर आप स्टैंड अलोन इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो स्टैंड अलोन इसकी वैल्यू नहीं होती है। जिस तरीके से एसेट क्लास मूव होता है उसी के सिंक में ये मूव होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो उसी से वो डिराइव करता है। तो ये एक बेसिकली डेरिवेटिव हो गया। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्ट होगा कि भाई डेरिवेटिव एक अलग एसेट है, पर वो एसेट नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। अब जैसे कि मैंने बोला काफी सारी अंडरलाइनिंग्स होगी जिसके ऊपर आप डेरिवेटिव्स आता है। तो मल्टीपल एसेट्स हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल है, गैस है, ऑयल है, एग्री कमोडिटीज है या इक्विटीज है, इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स है। तो इन सभी पे ओवरऑल डेरिवेटिव्स आता है। तो डेरिवेटिव की शुरुआत यदि आप देखोगे तो जापानीज मार्केट में हुई थी, जबकि राइस वहाँ अधिक मात्रा में बनता था, तो राइस के ऊपर डेरिवेटिव्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद वो फॉर्मली एलएमई और यूएस में और लंदन में बोर्ड्स एस्टैब्लिश हुए, शिकागो बोर्ड ऑफ सीबीओई, जहाँ पे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में उसको लाया गया। एलएमई में लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहाँ पे उन्हें कमोडिटीज में लाया गया, और उस तरीके से धीरे धीरे वो इक्विटीज में और प्लस बाकी सारे अन्य प्रोडक्ट्स में भी धीरे धीरे चलता रहा। और फिर आगे जाते हुए वो इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डेरिवेटिव्स आते गए। तो मूलतः उसका आधार ये होता है कि जिस तरीके से एसेट होता है, अभी गोल्ड का भाव अगर बढ़ता है तो गोल्ड के ऊपर की जो डेरिवेटिव्स है उनके रेट उस तरीके से मूव होते हैं। यदि गोल्ड का फ्यूचर होगा तो वो लीनियरली मूव करेगा, जितना गोल्ड का भी रेट ऊपर जाएगा उतना गोल्ड के डेरिवेटिव का भी रेट ऊपर जाएगा फ्यूचर्स का। यदि वो ऑप्शंस में होता है तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन है, उसके ऊपर उसकी प्राइस की मूवमेंट होती है। पर पूरी जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी जो अंडरलाइनिंग होता है, जो मेन उसकी एसेट होती है, वो कैसे मूव करती है। ना डेरिवेटिव क्यों आया गया? बेसिकली डेरिवेटिव का ओवरऑल जो कंसेप्ट था या जो मेन एम था डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लाने का, वो था कि कैसे उसका रिस्क को कम किया जाए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर यदि हम समझेंगे तो यदि कोई भी मैं एसेट क्लास लेता हूँ तो उसकी एक रिस्क आती है कि उसकी कीमत ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो उस रिस्क एक्सपोजर को कैसे एडजस्ट किया जाए और उस रिस्क को कैसे ट्रांसफर किया जाए। कोई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद होता है, या कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेफ होके चलते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना पसंद करते हैं उनको जब जो इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते वो अपनी रिस्क कैसे ट्रांसफर करता है, तो इसके लिए बेसिकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का ओवरऑल इजाद किया गया था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट है और रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म पे काम करता है। फॉर एग्जांपल यदि आप कोई शेयर्स होल्ड करते हो
और यदि आपको उसकी प्राइस मूवमेंट का रिस्क नहीं लेना है तो आप उसको, यदि वो फ्यूचर्स मार्केट में है तो फ्यूचर्स में मार्केट में जाके उसको सेल कर देते हो, तो आपका प्राइस मूवमेंट का रिस्क आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और के ऊपर। तो ये बेसिकली मूल कारण था डेरिवेटिव्स को लाने के लिए। अब दो मेन टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहला तो जैसे कि हमने कहा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप बार बार देखोगे तो कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आएगा उसके पीछे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहेगा, या तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंजेस रेगुलेट करती है, इसीलिए हम इसको फॉर्मल डेरिवेटिव कहते हैं। यदि एक्सचेंजेस रेगुलेट नहीं करती है और ओवर द काउंटर दो इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में होता है तो वो ओवर द काउंटर ट्रेड्स माने जाते हैं। तो एक्सचेंजेस के आने के चलते हुए एक मेन कारण ये हो गया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि इसमें कोई भी लिटिगेशंस ना हो और सबको उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे वो सबको पहले से पता होंगे। तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में मूलतः 2 से 3 चीजें जो एक्सचेंजेस है उसने स्टैंडर्डाइज की हुई है। सबसे पहले तो कितना क्वांटिटी होगी शेयर्स की, तो उस अंडरलाइनिंग की क्वांटिटी फिक्स की जाती है। एक स्पेसिफिक डेट फिक्स किया जाता है कि इस डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में होता है। और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी गेनर होगी वो और जो पार्टी लूजर होगी वो लूजर्स अपने पैसे ट्रांसफर करेगा एक्सचेंज के थ्रू उस गेनर को। इस तरीके से ओवरऑल सेटलमेंट हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से इस ओवरऑल मार्केट को एक काफी अच्छा खासा बूस्ट मिला हुआ। उसके बाद दूसरे टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ये होते हैं कि वो बेसिकली यदि आप कोई ऑप्शन खरीदते हो तो वो आपको एक राइट देता है उस शेयर को खरीदने या बेचने की। मूलतः अगर यदि आप कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो ये आपको राइट देगा उस शेयर को खरीदने की, और यदि आप पुट ऑप्शन खरीदते हो तो वो आपको एक ये राइट देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की, उसका अंडरलाइनिंग जो एसेट है आपका उसको बेचने की। और ये बेसिकली आपका राइट्स जो है वो ट्रांसफर करता है और रिस्क को ट्रांसफर करता है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपनी राइट एक्सरसाइज करूं। एक दूसरा एक एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। तो आप तब बायर हो उस कॉन्ट्रैक्ट में और इंश्योरेंस कंपनी सेलर है। तो ये जरूरी नहीं है यदि आपको पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आप उस मेडिकल राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट के मेडिकल राइट्स जो है आपके उसको एक्सरसाइज करो। यदि कुछ नहीं होता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करते हो और वहीं पे आपका जो इनिशियल प्रीमियम दिया गया था वो प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रख लेती है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन भी काम करते हैं। आप एक पर्टिकुलर प्रीमियम देके उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। यदि आपको लगता है कि इसको एक्सरसाइज करके मुझे मुनाफा होता है तभी आप उस राइट को एक्सरसाइज करोगे। यदि नहीं होता है तो आप जितना प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम आपका जाएगा और बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेसिकली 3 चीजें समझी। 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला टाइप है फ्यूचर्स का, दूसरा टाइप है ऑप्शंस का। ऑप्शंस के अंदर 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक कॉल ऑप्शन होता है जो आपको राइट देता है उस अंडरलाइनिंग एसेट को खरीदने का, और दूसरा है पुट ऑप्शन जो आपको राइट देता है उस ऑप्शन को बेचने का। ये दोनों ही बायर्स के राइट है, सेलर्स के राइट कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे या काफी सारे अंडरलाइनिंग एसेट्स पे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे जो वाइडली ट्रेडेड है वो है स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस। यदि आप देखते हो तो भारतीय बाजार में एनएसई और बीएसई के द्वारा इक्विटी मार्केट्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जाती है। उसमें अधिकतम एनएसई पे की जाती है, और एनएसई पे यदि आप देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स में अवेलेबल है, और उनमें से काफी उन उन सब स्टॉक्स में ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो इसे हम कहते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स स्टॉक बेस्ड। यदि वो कोई शेयर पे होता है तो वो अपनी वैल्यू वापस उसी अंडरलाइनिंग शेयर से डिराइव करता है, और उस अंडरलाइनिंग शेयर पे ही उस ओवरऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की मूवमेंट होती है। और एक्सचेंज के पास एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है जिस क्राइटेरिया के चलते हुए यदि कोई स्टॉक उस क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसे एफ एन ओ में, इफ या फ्यूचर्स और ऑप्शन में, जिसको हम शॉर्ट में एफ एन ओ कहते हैं,
F&O में उसे इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से का ट्रेड करने वाले को हम इक्विटी डेरिवेटिव स्टॉक बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इसमें भी एक्सचेंज ने स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है। हमें लॉट साइजेस पहले से पता होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इतने शेयर्स का लॉट साइज होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हर मंथ के आखिरी थर्सडे पे एक्सपायर होगा। तो एक्सपायरी डेट भी फिक्स की हुई है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि जिसपे एक्सपायरी डेट निर्धारित की जाती है। उसके अलावा उस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का जो टिक साइज है कि जितने टिक से वो मूव होगा वो भी ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ने डिफाइन किया हुआ है। तो सारे जो पैरामीटर्स है वो एक्सचेंज ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, जिसके चलते हुए आसान हो जाता है बायर और सेलर को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना और एग्जिट करना। अब उसी को यदि आप कोई इंडेक्स से कर लेते हैं, जैसे हमने स्टॉक से किया वैसे इंडेक्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, उसे हम लोग इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स कहते हैं। जो वाइडली ट्रेडेड इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स है वो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंशियल निफ्टी है। ये निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स वाइडली ट्रेड होते हैं। उसके अलावा आपको मिड कैप और सेंसेक्स के भी फ्यूचर्स मिलेंगे, पर वो वाइडली ट्रेडेड नहीं होते हैं। पर काफी सारे इंडेक्सेस पे इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव फ्यूचर्स मिलते हैं। ओवरऑल अंडरलाइनिंग जो है या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। स्टॉक फ्यूचर्स का पकड़िए या इंडेक्स फ्यूचर्स का पकड़िए, सिर्फ एक ही इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स जो है एनएससी ने और बीएससी ने वीकली बेसिस पे कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स को लाया गया है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में नहीं ऑप्शंस में। और वो ऑप्शंस वीकली एक्सपायर होते हैं, हर हफ्ते की गुरुवार को एक्सपायरी होती है। जैसे कि आज इंडेक्स की ऑप्शन की एक्सपायरी थी। हालांकि फ्यूचर्स की एक्सपायरी अभी भी मंथ के आखिरी थर्सडे पे रहती है। जो अगला थर्सडे आएगा वो मंथली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, उसके साथ साथ मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी होगी। पर आज जो थी वो केवल इंडेक्स बेस्ड वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। इस तरीके से इसमें एक थोड़ा सा फेरबदल है ऑप्शंस में, हालांकि फ्यूचर्स में कोई भी फेरबदल नहीं है। अब यदि हम आगे समझे कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि इंडेक्स फ्यूचर्स होता है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के टाइप में ओवरऑल कैसी ट्रेडिंग साइकिल होती है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव होते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में भी इंडेक्स ऑप्शंस में भी। ओवरऑल क्या मिनिमम लॉट साइज होती है और उसमें कैसे फेरबदल होता है। तो यदि आप देखोगे तो मंथली साइकिल में 3 मंथ की साइकिल के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ कहते हैं। करंट मंथ यानी हाल ही का जो मंथ होगा, जैसे कि करंट मंथ जो मार्च चल रहा है तो मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनकी एक्सपायरी अब 31 मार्च को गुरुवार के दिन होगी। उसके बाद में आप देखोगे तो नेक्स्ट मंथ होगा जो कि अप्रैल का मंथ होगा। और उसके बाद जो होगा उसके बाद जो एक्सपायरी आएगी वो मई महीने की आएगी। तो किसी भी समय में 3 एक्सपायरीज जो है वो हमेशा ओपन रहती है। और जैसे ही मार्च की एक्सपायरी होगी 31 मार्च को, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा जो कि अप्रैल मई और जून मंथ का नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 3 फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात। और इनकी जो एक्सपायरी होती है वो हमेशा थर्सडे का जो आखिरी थर्सडे होता है महीने का, उस दिन को एक्सपायरी होती है। अगर किसी कारणवश उस थर्सडे को मार्केट में ट्रेडिंग हॉलीडे होती है तो जो एक्सपायरी है वो एक दिन पहले होती है, यानी कि महीने का आखिरी बुधवार। और जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जो मिनिमम लॉट साइज है, इसमें ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम लॉट साइज है जो 5 लाख की है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद में जिस तरीके से फ्यूचर्स और ऑप्शंस के फ्यूचर्स के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज होती है, जो भी समय समय पे रिवाइज होती है और उन्हें वापस 5 लाख पे लाया जाता है। और जो मिनिमम टिक प्राइस होती है, जो मैंने कहा वो भी पहले से निर्धारित की रहती है एक्सचेंजेस ने, वो है 5 पैसे की। अब अगर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने कहा कि वीकली ऑप्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो वीकली ऑप्शंस की चलते हुए हमें काफी सारी एक्सपायरीज मिलती है। जो 3 कंसेक्यूटिव मंथली एक्सपायरीज रहती है वो एक्सपायरीज ऑप्शंस में भी अवेलेबल होती है।
इसके अलावा 7 वीकली एक्सपायरीज भी होती है, 3 क्वार्टरली एक्सपायरीज होती है जिसे हम लीप्स कहते हैं, या तो लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑप्शन प्रोडक्ट्स कहते हैं लीप्स, जिसे जो 3 क्वार्टर एनी मंथ में, जैसे कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, इनमें से कोई भी 3 क्वार्टर के, जैसे कि अभी के लिए मार्च, जून और सितंबर के क्वार्टर की एक्सपायरीज ओपन है, 31 मार्च को जिस मार्च की क्वार्टरली एक्सपायरी खत्म होगी तो दिसंबर क्वार्टर की एक्सपायरी ओपन होगी। तो इस तरीके से 3 क्वार्टरली एक्सपायरीज होती है ओपन, और 8 फॉलोइंग सेमी एनुअल एक्सपायरीज होती है जो कि जून और दिसंबर की होती है। तो इस तरीके से टोटल यदि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 21 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस के ओपन होते हैं, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट में आप कवर देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 ईयर का टेन्योर कवर हो जाता है, क्योंकि आपके पास 8 सेमी एनुअल एक्सपायरीज है, तो वो ऑलमोस्ट 4 साल का टेन्योर कवर करते हैं। तो इसके चलते हुए यदि किसी को लंबे अवधि के लिए भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को या अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, तो वो अपने पोजीशन और रिस्क को मैनेज कर सकता है। सभी में एक चीज फिक्स है, वो लास्ट थर्सडे, अगर वीकली ऑप्शन है तो उस वीक का जो थर्सडे होगा उस पर क्लोजिंग होगी, मंथली ऑप्शन है तो जो उस मंथ का जो थर्सडे लास्ट थर्सडे होगा उसमें क्लोजिंग होगी। सिमिलरली मंथ और क्वार्टर जो है वो एक बार सेम आ जाएंगे, जैसे कि इस बार इस मार्च को क्वार्टरली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों ही 31 मार्च को होगी, तो वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को बंद होगा। और यदि सिमिलरली उस थर्सडे को छुट्टी है तो वेनसडे को उसकी एक्सपायरी होगी। तो इस तरीके से इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर में ऑप्शंस और अलग अलग एक्सपायरीज देखी जा सकती है। अब तक हमने की वो केवल इक्विटीज की बात की या इक्विटी इंडेक्स की बात की। सिमिलर तरीके से काफी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जो करेंसी को अपना अंडरलाइनिंग मानते हैं, उन्हें हम करेंसी डेरिवेटिव्स कहते हैं। वो सिमिलर होते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स से, फर्क इतना होता है कि जो उनकी अंडरलाइनिंग होगी वो एक करेंसी होगी, जैसे कि यूएसडी आईएनआर है, डॉलर और आईएनआर के रेट में जो फ्लक्चुएशन होगा उसके ऊपर उस डॉलर आईएनआर के फ्यूचर्स का मूवमेंट डिसाइड किया जाएगा। या तो वो यूरो आईएनआर है, या तो आईएनआर येन है, डॉलर येन है। तो इन सारे जो अंडरलाइनिंग्स है वो चेंज होती है, बाकी जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है या जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो चेंज नहीं होती है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो करेंसियों की मूवमेंट पे अंडरलाइनिंग की मूवमेंट होगी, जबकि जो इक्विटी फ्यूचर्स या इक्विटी डेरिवेटिव्स रहते हैं उनमें केवल जो इक्विटी के मूवमेंट पे के निर्धारित के आधार पे ओवरऑल डेरिवेटिव्स में मूवमेंट होती है। यदि एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो यूएसडी आईएनआर की पेयर में यदि यूएस में कुछ होता है उसका भी इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर पे होता है, और यदि भारत में कुछ होता है तो उसका भी इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर पे होता है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेडेड करेंसी हो जाती है, जिसके चलते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कौन सी चीजों से उस अंडरलाइनिंग पे आ सकता है। तो ये फर्क होगा करेंसी डेरिवेटिव और इक्विटी डेरिवेटिव में, कि करेंसी डेरिवेटिव में आप उस कंपनी के बारे में या कंपनी में कुछ दिक्कतें होती हैं या कंपनी में कुछ मुनाफा होता है या कुछ फायदा होता है तो उसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे दिखता है। हालांकि जब आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो काफी सारे सिनेरियोज होते हैं जिसपे करेंसी इम्पैक्ट होती है, इकोनॉमिक डेटास पे इम्पैक्ट होती है, जॉबलेस डेटास पे इम्पैक्ट होती है, वहाँ की फेड, फॉर एग्जांपल यदि आप यूएसडी आईएनआर ले रहे हो तो यूएस की जो फेड है, फेड गवर्नमेंट या वहाँ की आरबीआई की जिसे फेड कहते हैं, वो यदि ब्याज दरों में कुछ घटाती है या कुछ चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल करेंसी पे आता है। भारत के रिजर्व बैंक क्या इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजें ओवरऑल इकोनॉमिक्स भी करेंसीज को इम्पैक्ट करती है। तो किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कारण हैं जिसके कारण आपकी अंडरलाइनिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है और जिसका इम्पैक्ट आपको आपके डेरिवेटिव्स में भी देखने मिलेगा। सिमिलरली यदि ये करेंसी की बात हो गई, यदि आप इंटरेस्ट रेट्स पे डेरिवेटिव निकालते हैं
तो कंसेप्ट सेम रहता है, पर इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पे उस डेरिवेटिव पे इम्पैक्ट आता है। उसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कहते हैं। ये बेसिकली नोशनल प्रिंसिपल पे किया जाता है। हालांकि सभी डेरिवेटिव्स नोशनल प्रिंसिपल पे ही किए जाते हैं, पर करेंसी डेरिवेटिव में एक चीज और इससे मैं कहना रह गया। करेंसी डेरिवेटिव में जो नोशनल प्रिंसिपल है वो किसी भी समय पे एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि कोई भी दो करेंसीज एक्सचेंज नहीं होती है। हालांकि इक्विटी और इंटरेस्ट रेट्स में भी प्रिंसिपल्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, पर उनमें एक ही करेंसी में प्रिंसिपल होता है। इसमें दो करेंसी पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यदि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बात करें, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ट्रेजरी बिल्स या सिक्योरिटीज होती है उस पे आधारित होते हैं, और उनका जो मूवमेंट है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन पे आएगा। और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे और माइबोर पे भी काफी सारी फ्यूचर्स या ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। माइबोर कुछ नहीं है, पर जैसे लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट होता है, वैसे मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट को माइबोर कहते हैं। जो ओवरनाइट रेट मिलता है बैंकों को एक दूसरे को ब्याज देने के लिए, वो रेट होती है। तो उन ब्याज दरों में जो भी चेंज आती है उसके ऊपर से इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में भी फ्लक्चुएशन आते हैं। सिमिलरली यदि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है, उसके इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस भी होते हैं। इसमें एक हल्का सा चेंज इसलिए है कि वो इंटरेस्ट वो कोई नोशनल प्रिंसिपल पे नहीं होता है, पर एक्चुअल ब्याज दरों पे होता है। जैसे कि ऑप्शंस लिस्ट किए जाएंगे तो वो 7% का ऑप्शन होगा, 7.5% का ऑप्शन होगा, 7.25% का ऑप्शन होगा, 8% के इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन होंगे। तो वो इंटरेस्ट रेट्स पे होता है, बाकी का जो है वो ओवरऑल नोशनल प्रिंसिपल्स पे होता है। तो ये एक इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा अलग है। हालांकि जो ओवरऑल मूवमेंट होगी वो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की, उसका प्रिंसिपल फिर भी सेम रहेगा। सो ये बेसिकली रुपी इंटरेस्ट रेट्स पे फिलहाल हमारे भारतीय बाजारों में अवेलेबल है। ओवरऑल बाकी कोई फॉरेन करेंसी के इंटरेस्ट रेट्स पे हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी फ्यूचर्स या इंटरेस्ट ऑप्शन रेट्स अवेलेबल नहीं है। और जितने भी इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज के होंगे। इवन फ्यूचर रेट्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटीज देती है या जो बॉन्ड्स बाहर निकालती है उनके ऊपर में आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस मिलेंगे। अब आ जाते हैं कमोडिटीज पे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो डेरिवेटिव की शुरुआत हुई थी वो बेसिकली कमोडिटीज से हुई थी। जापान में इसकी शुरुआत हुई थी, राइस के ऊपर फ्यूचर्स आते थे, क्योंकि वहाँ पे उस समय में ये आप 1600s की बात है, जबकि वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे उनको पेमेंट राइस में मिलता था। तो वो अपनी रिस्क को कम करने के लिए राइस का फ्यूचर रेट्स निकालते थे। तो उसके आधार पे ये ओवरऑल आगे जाके क्रूड में, गोल्ड में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, कॉर्न में, इन सब चीजों में ओवरऑल फ्यूचर रेट्स डेरिवेटिव्स आपको आगे जाते हुए मिलते हैं। इसमें ओवरऑल प्रिंसिपल सेम रहता है। जो भी आप फ्यूचर लोगे उसकी जो अंडरलाइनिंग होगी उसके आधार पे उसका मूवमेंट होगा। पर इसमें फिर से ओवरऑल ये ग्लोबल कमोडिटीज है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय कारणों की वजह से इस पे इम्पैक्ट आता है। हाँ, अब आप अगर अभी रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते हुए आप देखोगे ग्लोबली कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भारतीय क्रूड के फ्यूचर्स पे भी आता है। बेस कमोडिटीज के जैसे कि एल्यूमिनियम के, स्टील के, उनकी कीमतें बढ़ रही है, तो उनका इम्पैक्ट भी आपके भारतीय बाजार के फ्यूचर्स पे आएगा। इवन आप देख लीजिए तो गेहूं के या बार्ली के या कॉर्न के प्राइसेस जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पाम ऑयल के प्राइसेस, ये सारे प्राइसेस की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की वजह से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही है। तो इनका सारा इम्पैक्ट आपको इंडियन फ्यूचर मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटीज है, इनकी प्राइसेस सिंक में और पैरिटी में चलती है। तो इसीलिए हमेशा मैं बार बार हर एक स्लाइड में ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी डेरिवेटिव में
निवेश करें, क्योंकि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको ओवरऑल मार्जिन और लीवरेज काफ़ी मिलता है, तो इसके चलते हुए इसमें रिस्क काफ़ी होती है। तो काफ़ी सोच समझ के, ध्यान से समझ के, अपनी पूरी रिसर्च करके इस फ्यूचर्स और डे ऑप्शंस मार्केट में निवेश करना चाहिए। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं हम लोग, जो कि ऑप्शंस मार्केट के लिए या ऑप्शंस के लिए काम आती है। जैसे मैंने बताया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पर उन कॉल और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझने के पहले उनमें क्या स्टैंडर्डाइजेशंस ओवरऑल एक्सचेंजेस ने किए हैं, जो ग्लोबली इस पाथ पे स्टैंडर्डाइजेशंस होती हैं, तो जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण टर्म होती है वो है स्ट्राइक प्राइस। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो आपको अलग 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 स्ट्राइक प्राइसेस देता है उस शेयर के। एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि कोई शेयर अभी जो ट्रेड कर रहा है 1,000 रुपए पे, तो आपको ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस मिलेगी, यानी कि आप डिसाइड कीजिए कि कौन से प्राइस पे आपको बेचना है या खरीदना है, और इसकी इंटरवल्स भी एक्सचेंजेस ने तय की है। यदि कोई स्टॉक है तो उसमें एक 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में, या 50 रुपए के इंटरवल्स पे या 100 रुपए के इंटरवल्स पे स्ट्राइक प्राइसेस मिलेगी। डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस क्या है। तो मान के चले यदि आपको 10-10 रुपए के इंटरवल पे प्राइजेस मिल रही है, तो आप 990 के कीमत पे खरीदना चाहेंगे, 1010 के प्राइस पे बेचना चाहेंगे, 1020 पे बेचना चाहेंगे, या उसको 850 पे बेचना चाहेंगे। इस तरीके की एक वाइड रेंज जो होती है उसकी स्ट्राइक्स ओपन होती है। किसी भी समय में 3 स्ट्राइक प्राइसेस हमेशा ओपन रहेगी। इनकी एक्सपायरी डेट सेम रहती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यदि स्टॉक फ्यूचर्स है तो मंथ का आखिरी थर्सडे, इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर्स है तो उसका वीक का जो थर्सडे होगा, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। और हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की दो प्रकार होती है, यदि वो यूरोपियन ऑप्शन हो सकता है या तो अमेरिकन ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि यदि वो यूरोपियन ऑप्शन होता है तो आप केवल आपकी जो एक्सपायरी डेट है उसी पे उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, आपकी राइट को, उस शेयर को खरीदने या बेचने की राइट को। यदि अमेरिकन ऑप्शन होता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कभी भी अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको यदि आप इंश्योरेंस के माध्यम से जोड़ के समझोगे तो थोड़ा समझने में आसान होगा। हम दो तरीके के इंश्योरेंस खरीदते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं और एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं। ये दो इंश्योरेंस हम खरीदते हैं। दोनों में यदि आप देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस में यूरोपियन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब तक आप जीवित हो आप आपकी राइट उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लेम नहीं कर सकते। यदि टर्म में पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और तब तक भी आपको कुछ नहीं होता है, तब टर्म इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम है वो चला जाता है। पर यदि उस टर्म में आपको यदि कुछ होता है, मतलब कि आपकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, तभी वो राइट को एक्सरसाइज किया जाता है। हालांकि मेडिकल इंश्योरेंस यदि आप लेते हो तो जिस दिन से आपने इंश्योरेंस लिया है और जिस दिन तक आपका इंश्योरेंस है उसके बीच में यदि आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप आपकी राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उसे हम अमेरिकन ऑप्शन के बेस पे बनाया गया है। तो इस तरीके से समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है ऑप्शन की टाइप्स को समझने के। तो यदि अगर आप एक बेसिक ट्री चार्ट बनाए तो दो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के दो प्रकार हैं, यो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या यदि वो यूरोपियन ऑप्शन हो सकता है या वो अमेरिकन ऑप्शन हो सकता है। भारतीय इक्विटी मार्केट्स में अ, अभी के समय में सभी ऑप्शंस जो है वो यूरोपियन ऑप्शंस है, अमेरिकन ऑप्शंस अभी फिलहाल के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कुछ नहीं है, आपका जो लॉट साइज होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा उस फ्यूचर के प्राइस से और वो आपकी नोशनल वैल्यू आ जाती है। समझिए यदि आपका 100 रुपए का स्टॉक है और उसमें आपने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं तो आपका 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमने समझा,
तो जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है या पुट ऑप्शन का बायर होता है, उसके पास एक राइट होती है। कॉल ऑप्शन का बायर को राइट मिलती है अपने शेयर्स को उसकी स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने की, और पुट ऑप्शन का जो बायर होता है उसे राइट मिलती है अपनी स्ट्राइक प्राइस पे अपने शेयर को बेचने की। सो यदि कोई प्री डिटरमाइंड या आपने कोई प्राइस सोच के रखा है अपने स्टॉक को जिस प्राइस पे मुझे बेचना है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपका जो स्टॉक है वो उस प्राइस पे जाता है तो आप आपके राइट एक्सरसाइज करके उस शेयर को बेच सकते हो। सिमिलरली यदि आप किसी प्राइस पे अपने शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यदि गिरकर आपका शेयर उस प्राइस पे आता है एक्सपायरी पे, तो आपकी राइट एक्सरसाइज करके आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो ये तो बेसिकली हो गया ऑप्शन के कॉल और पुट का क्या राइट मिलता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कोई भी ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, वो बायर और सेलर के बीच में होता है। तो यदि मैं बायर को राइट देता हूं उस शेयर को खरीदने का, उसका मतलब है कि सेलर को उस शेयर को बेचना होगा। सेलर के पास राइट नहीं होता है। यदि बायर अपनी राइट एक्सरसाइज करता है तो सेलर को उसको कंपल्सरीली उस शेयर को खरीदना या बेचना पड़ेगा। वापस से उस इंश्योरेंस के एग्जाम्पल पे आते हैं। आप प्रीमियम भर के यदि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और यदि आप आपका राइट एक्सरसाइज करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी उनको ऑब्लिगेशन है उस राइट को फुलफिल करने का। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है मना बोलने के लिए। तो ये होता है एक राइटर, और आप जो प्रीमियम पे करते हो उतना प्रीमियम राइटर को मिलता है। यानी कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो आपने जो टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरा था वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। यदि उस दरमियान आपको लगता है कि आपका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप उसको एक्सपायर होने देते हो, जो आपका प्रीमियम भरा था वो आपका लॉस हो जाएगा। अब जो ऑप्शन प्रीमियम हम भरते हैं, उस प्रीमियम की जो वैल्यू डिसाइड होती है, वो भी एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर से उस ऑप्शन की प्राइसिंग डिसाइड होती है। और उस फॉर्मूला में दो मेजर कंपोनेंट्स है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। जितने लंबे समय का आप ऑप्शन खरीदोगे उतना अधिक उसमें टाइम वैल्यू होता है। अब वापस मैं इंश्योरेंस पे आना चाहूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस के एग्जाम्पल से काफी आसान हो जाता है इन कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझने का। यदि आप एक 20 या 22 साल के लड़के की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो कंपैरेटिवली उसको कंपेयर करोगे 30 या 35 साल के लड़के से, तो 20 साल वाले लड़के की इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कम आएगी, क्योंकि यदि आप 10 साल के लिए उसे लेते हो तो 20 से 30 के बीच में उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। सिमिलरली 30 से 40 का प्रीमियम ज्यादा होगा, 40 से 50 का उससे अधिक होगा, 50 से 60 का उससे और अधिक होगा। तो जितना लंबा समय होगा या तो जितना एजेड होगा उतना प्रीमियम ज्यादा है। यही कॉन्सेप्ट इसमें है, जितने समय के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते हो उतना प्रीमियम उस टाइम वैल्यू का बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो समय कम होता जाएगा वो जो टाइम वैल्यू है वो इरोड होती जाएगी। इसीलिए काफी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑप्शंस को एक मेल्टिंग आइसक्रीम भी कहते हैं। समय के साथ यदि आप उसको पकड़े रखोगे तो वो धीरे धीरे प्रीमियम जो है वो मेल्ट होते जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, पर उसकी ओवरऑल एक बेसिक वैल्यू जो होती है, समझिए कि आपने एक कॉल ऑप्शन लिया है कि मैं इस शेयर को 900 रुपए में खरीद सकता हूँ, जबकि शेयर का भाव तभी 1000 रुपया चल रहा है। तो यानी कि आप अभी अभी उस शेयर को खरीदोगे तो आपको 100 रुपए का फायदा होगा। ये 100 रुपया जो है वो उसकी इनहेरिटेंट इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू यदि आपको सिंपल टर्म्स में कैलकुलेट करनी है तो वो डिफरेंस होगा स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस में इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। इसके बाद आता है एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम मनीनेस कहते हैं, या तो ऑप्शंस की। जैसे मैंने कहा काफी सारी स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शंस की खुली रहती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन स्ट्राइक प्राइसेस को
तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एट द मनी ऑप्शन, यानी कि यदि स्टॉक का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है और आपकी स्ट्राइक प्राइसेस जो 1000 की है उसे हम एट द मनी कहेंगे, यानी कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि 1000 में से आप 1000 बात करोगे तो 0 बचेगा। अब यदि मैं आउट ऑफ द मनी की बात करूं, तो आउट ऑफ द मनी ये रहता है कि जिसपे इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी कि यदि 1000 रुपए का अभी शेयर चल रहा है और मैं बोलूंगा कि मुझे 1100 रुपए में उस शेयर को खरीदना है, तो उसका मतलब है कि मैं अभी खरीदूंगा तो मेरे को 100 रुपए का नुकसान होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो हम उस ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे कि ये स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है, यानी कि अभी वो आउट ऑफ द मनी है, वो प्राइस आना बाकी है। सिमिलर पुट ऑप्शन में मैंने कहा कि जो बायर होता है उसे राइट होती है उस शेयर को बेचने की। तो यदि 1000 रुपए का शेयर चल रहा है और मैं उसे बोलूं कि मैं उसको 900 रुपए में बेच दूंगा, तो वापस मेरा 100 रुपए का नुकसान होगा। तो 900 रुपए की जो पुट होगी वो अब आउट ऑफ द मनी कहा जाएगा, क्योंकि 900 रुपए अभी आना बाकी है। अब इन दी मनी क्या होता है, वो कंप्लीटली रिवर्स होता है, यानी कि यदि मैं 900 रुपए का कॉल खरीदता हूं तो मुझे सीधा सीधा 100 रुपए का फायदा हो जाता है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया बनती है, तो उसे कहेंगे हम इन दी मनी ऑप्शन, यानी कि वो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है और स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के। और समझ लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे शेयर प्राइस को 1100 में बेचना है, हालांकि अभी प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, तो यानी कि मैं उसको 100 रुपये फायदे में बेच रहा हूँ, ऑलरेडी वो प्राइस हो चुका है, उसके बाद और स्टॉक नीचे आया हुआ है, इसीलिए उसको बोलेंगे इन दी मनी पुट ऑप्शन। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें स्ट्राइक्स क्लासिफाई की गई है, और इसीलिए कहते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये तीन स्ट्राइक प्राइसेस तो एक्सचेंज बोलता है कि हमेशा खुली रहेगी। इसके अलावा भी काफी स्ट्राइक प्राइसेस खुली रहती हैं, पर हो सकता है किसी दिन कुछ एक बहुत ही अच्छी या बहुत ही बुरी खबर आ गई और स्टॉक 20% 25% नीचे चला गया, क्योंकि जब एफएनओ में स्टॉक होता है उनमें सर्किट फिल्टर्स नहीं होते हैं, वो लगते हैं और वापस ओपन होते हैं, मतलब वो फ्रीज वहीं पे पूरा दिन नहीं रह सकते हैं। इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि 20-25% स्टॉक ऊपर या नीचे चला गया हो, तो वो एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी और एक स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हमेशा ओपन रहेगी। सो अब सिंपल एक फ्रेमवर्क में समझना हो इस कॉल ऑप्शन की मनीनेस को, तो हम इस प्रकार से समझेंगे। यदि कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, यानी कि वो ऑप्शन इन दी मनी है। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस यदि सेम है तो वो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, और यदि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो वो आउट ऑफ द मनी है। सिमिलरली पुट ऑप्शन में यदि आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो वो इन दी मनी है। यदि आप देखोगे तो काफी लॉजिकल दिखता है, जो कॉल ऑप्शन इन दी मनी है वो पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और जो कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है वो पुट ऑप्शन के लिए इन दी मनी हो जाएगा। सो इस तरीके से ओवरऑल ऑप्शंस और फ्यूचर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें ओवरऑल आप ये चीजें समझ के एक बार इसमें फिर ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है जो है ओपन इंटरेस्ट का। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है बायर और सेलर के बीच में। तो जितना ही टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है इसे हम क्यूमुलेटिव में ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इतने पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट अभी उस स्टॉक में ओपन है। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यदि बायर ए है और एक सेलर है बी, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो हम बोलेंगे उस स्टॉक में टोटली एक ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि एक बायर और एक सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि वो एक इंटरेस्ट ओपन है। अब समझ लीजिए कि दूसरा बायर आता है सी, जो कि नए 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, और सी है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट पहले एक था ए और बी के बीच में, 5 हो गए सी और डी के बीच में, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया 6। अब ए ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो बेच देता है, और डी भी अपना एक बेचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है, यानी कि आप देखोगे तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच ए रहा है और खरीद डी रहा है।
यानी कि उन दोनों के बीच का एक इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो यानी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कम होके वापस आ जाता है 5 पे। अब समझ लीजिए एक नया बायर आता है ई करके, और ई नए 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट है, ठीक है, और सी और डी का कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट है। तो पहले सिनेरियो में तो पहला से तो पहला सिनेरियो हमने ये लिया कि ए अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और डी अपना एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है, तो ओपन इंटरेस्ट 5 पे आ गया। अब दूसरा सिनेरियो ये लेते हैं कि ये जैन 3 की सिचुएशन नहीं हुई है, हम जैन 2 पे है, और जनवरी 4 को एक नया बायर आता है ई, जो 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, ठीक है, और सी अपने 5 कॉन्ट्रैक्ट उसको बेच देता है। तो उसमें भी वापस ओपन इंटरेस्ट 5 हो जाएगा, क्योंकि जो सी है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, सॉरी जो डी है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, सी के द्वारा। तो इस तरीके से ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट वापस 5 पे रहता है, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ई और डी के बीच में 5 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से टोटल ओपन इंटरेस्ट वापस आ जाता है 5 पे। तो इस तरीके से जब ओपन इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है, उस फ्लक्चुएशन में ओवरऑल प्राइस की क्या मूवमेंट होती है, उसके ऊपर से अंदाजा लगा जाता है कि आने वाले समय में ओवरऑल प्राइस का ओवरऑल मूवमेंट कैसा रहेगा। सो यदि प्राइस बढ़ती है और ओपन इंटरेस्ट भी उस समय पे बढ़ता हुआ दिखता है, यानी कि एडिशनल इंटरेस्ट आता हुआ दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि प्राइसेस भी, कीमतें भी बढ़ रही है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो बायर है वो ओवरऑल अग्रेसिवली उसको खरीद रहा है, जिसके चलते हुए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग साइड है वो अपना पोजीशंस बिल्डअप कर रही है। पर यदि जो प्राइसेस है वो बढ़ रहा है, पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी शॉर्ट थे इस सिस्टम में, वो शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं, जो शॉर्ट कवरिंग के कारण प्राइसेस बढ़ रही है। और यदि प्राइसेस कम होने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था तब जो शॉर्ट्स है वो अग्रेसिवली अपनी पोजीशंस बिल्टअप कर रहे थे, इसलिए उसे शॉर्ट बिल्टअप कहा जाता है। और यदि दोनों ही पोजीशंस, जैसे कि प्राइसेस भी कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो लॉन्ग्स है वो अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसे हम कर सकते हैं। तो यदि आप लॉन्ग बिल्टअप्स देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि आने वाले समय में जो स्टॉक प्राइसेस है वो यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे। और यदि आप शॉर्ट बिल्टअप देख रहे हो, यानी कि कीमतें कम हो रही है शेयर की और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव का रहेगा उस स्टॉक के लिए। जब आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि शॉर्ट्स जो ऑलरेडी थे सिस्टम में वो अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, और जिसके कारण की ओवरऑल कीमतें बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अब खत्म होने आया है। और यदि आप देख रहे हो कि कीमतें भी कम हो रही है और पोजीशंस भी कम हो रही है, उसका मतलब है कि जो लॉन्ग्स अपनी ऑलरेडी ट्रेड बना चुके थे वो अपनी पोजीशंस धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है, यानी कि जो उसकी अपवर्ड रैली थी वो अब एंड होती हुई दिख रही है। तो इससे आप ओवरऑल प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है या शेयर्स का जो प्राइस का ट्रेंड है वो आप गेज कर सकते हैं। अब आ जाता है कि ये हमने समझ लिया अभी तक कि डेरिवेटिव्स क्या होता है,
उसमें फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर कॉल ऑप्शंस क्या होती है, पुट ऑप्शंस क्या होती है, वो कॉल ऑप्शन यूरोपियन है या अमेरिकन है, और आगे आने वाले समय में उसमें ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शन में कैसे बढ़ रही है, उससे उनकी कीमतों पे क्या असर हो रहा है, तो उसके चलते हुए आगे जाने में उसमें ट्रेंड क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल को, जैसे संदीप जी ने भी शुरुआत में बताया कि आपको एक 3 in 1 ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसकी मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 2 लाख रुपया होनी चाहिए। ये ओवरऑल गाइडलाइंस दी हुई है। और आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकिंग अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट चाहिए, और एक डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें आप आपके कोलैटरल और मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। एक्सचेंज हो सकता है एनएससी, हो सकता है पीएससी, हो सकता है कमोडिटीज के लिए एमसीएक्स हो सकता है। आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। अन्य काफी सारे एक्सचेंजेस है जो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से एक्सचेंज में मुझे ट्रेड करना है। उसके बाद में सिलेक्ट करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में मुझे ट्रेड करना है। आपको इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, या किसी ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट है, और वो दोनों डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों सेम ब्रोकर के पास नहीं है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग है और ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, फिर भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो। आपको उन दोनों अकाउंट्स को एक बार लिंक करना हो। जैसे मैंने कहा कि आप आपके स्टॉक्स चूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स चूज कर सकते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको कितनी लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, आपको करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नेक्स्ट मंथ का चाहिए, या 4 मंथ का चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चाहिए, कौन सी अंडरलाइनिंग चाहिए, ये सारी चूज सिलेक्ट करके ओवरऑल उसकी प्राइस मूवमेंट देख के एडुकेट मार्जिन डिपॉजिट करके आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ब्रोकर के थ्रू या ऐप के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उस कॉन्ट्रैक्ट को यदि आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, उसे सेटल कर सकते हो। इन बिटवीन आपको ये लगता है कि मुनाफा मिलता है तो उस मुनाफे से लेके उसे एग्जिट कर सकते हो। इस सिंपल तरीके से डेरिवेटिव्स, जिस तरीके से आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, वही मैकेनिज्म से आप डेरिवेटिव्स में या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। फर्क इतना है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन का डिपॉजिट पहले देना होता है। मार्जिन क्या होता है, यदि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की नोशनल वैल्यू यदि 5 लाख है, और यदि एक एक्सचेंज की प्रिस्क्राइब्ड है कि उसमें आपको 25% का मार्जिन देना होगा, यानी कि आपको उसमें 12.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन रखना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, सॉरी, 1,25,000 का मार्जिन रखना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले। अब जो मैंने कहा था कि ऑप्शन की जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो किस तरीके से डिराइव होती है, तो मैंने पहले भी कहा था कि उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जिसके ऊपर से उसको डिराइव किया जाता है। तो सबसे जो कॉमन फॉर्मूला है, या वाइडली यूज्ड, या जो मेजरली यूज्ड फॉर्मूला है, या ऑप्शन प्राइसिंग का जिसे हम बेस मानते हैं, उसे कहते हैं ब्लैक एंड शोल्ट्ज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये काफी पॉपुलर और काफी एक्यूरेट प्राइसिंग मॉडल है जिसके चलते हुए आप ऑप्शंस की कीमतें, प्रीमियम्स को प्राइस कर सकते हो। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्पॉट प्राइस क्या है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, अ, कितनी उस एसेट में वॉलेटिलिटी होती है। यानी कि यदि आप यूएसडी आईएनआर देखोगे तो वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है, डॉलर आईएनआर का रेट इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी का कंपोनेंट कम होगा। पर यदि उसके कंपैरेटिवली यदि आप स्टॉक ले लोगे तो स्टॉक अधिक वॉलेटाइल होता है, किसी दिन 2%, 3%, 5% ऊपर नीचे होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। समय सीमा कितनी है, यदि आप वीकली ऑप्शन लेते हो तो टाइम टू एक्सपिरेशन कम होगा, तो टाइम वैल्यू उसमें कम होगी। यदि आप उस मंथली लेते हो तो टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी। आप नेक्स्ट मंथ या फार मंथ लेते हो, या क्वार्टरली लेते हो, या बाय एन्युअली लेते हो, तो उसमें और टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो कंपोनेंट भी उसमें है। और ओवरऑल उस बाजार में इंटरेस्ट रेट का, बेसिक इंटरेस्ट रेट या तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं, वो कितना है, क्योंकि जिस समय के लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस प्रीमियम में एम्बेडेड किया जाएगा। तो इस तरीके से एक ओवरऑल ऑप्शन का फेयर प्राइस कंप्यूट किया जाता है।
हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो फेयर प्राइस कंप्यूट किया हो उसी पे वो ऑप्शन ट्रेड होता है। यदि वो फेयर प्राइस से कम में ट्रेड होता है तो यानी कि वो ऑप्शन अंडर वैल्यूड है और वो कीमतें उसकी बढ़ सकती है, या तो काफी ज्यादा प्राइस्ड है तो वो ओवर वैल्यूड है तो कीमतें वापस रिट्रेस होके अपनी फेयर वैल्यू पे आएगी। इस सभी चीजों में दो मेजर चीजें होती है जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम फ्लक्चुएट होते हैं। एक है आपका टाइम टू एक्सपायरेशन, जो देखेंगे जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा या दिन निकलते जाएंगे वो टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑप्शन प्रीमियम को। और दूसरा जो इम्पैक्ट करता है वो है वॉलेटिलिटी। जैसे कि अभी वॉर के सिनेरियो में आप देखोगे तो ओवरऑल ओवर अक्रॉस द बोर्ड सारे ही एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो आपका वॉलेटिलिटी बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ऑप्शंस के प्राइसेस पे। तो इस तरीके से ओवरऑल ये कैलकुलेट की जाती है। अब फ्यूचर्स में जो ट्रेड करना है उसका पे ऑफ्स कैसे होते हैं और ओवरऑल डिफरेंसेस कैसे होते हैं। तो जो पे ऑफ्स होते हैं वो बेसिकली लीनियर है, जितना ये अंडरलाइनिंग आपका बढ़ेगा उतना फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ेगा, जितना अंडरलाइनिंग कम होगा उतना फ्यूचर्स का प्राइस कम होगा। तो पोटेंशियली अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही अनलिमिटेड है। जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट का। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है फ्यूचर्स में, इसीलिए अधिकतम देखोगे तो जो फ्यूचर्स है वो प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। जब भी फ्यूचर्स डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, यदि उसमें डिविडेंड हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, इसलिए वो डिविडेंड वैल्यू जो है वो डिस्काउंट की जाती है फ्यूचर प्राइस से। और यदि बहुत अधिकतम शॉर्ट पोजीशंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में जा सकता है। कमोडिटीज और उन सब में इंटरेस्ट के साथ साथ स्टोरेज कॉस्ट को भी जोड़ा जाता है। यदि सभी को याद होगा तो लॉकडाउन के टाइम पे क्रूड का स्टोरेज का कॉस्ट इतना बढ़ गया था कि जो फ्यूचर्स थे वो नेगेटिव में चले गए थे स्टोरेज कॉस्ट की वजह से। तो स्टोरेज कॉस्ट भी उसमें जोड़ा जाता है, जो कभी कभी एक क्रूशियल कंपोनेंट भी बन जाता है। टैक्सेशन कैसे होता है? टैक्सेशन में दो ईरा में डिवाइड किया गया हुआ है। प्रायर 2005-6 से पहले जो था वो सारे ही डेरिवेटिव ट्रेड्स को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के तरीके से इनकम टैक्स पर्पस में ट्रीट किया जाता था। हालांकि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जो बेसिक गाइडलाइंस दी गई है वो मैं आपको बता सकता हूं। 2005-6 के बाद उन्हें स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं करके उनको ओवरऑल नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया गया था, ताकि आप उसको एक ओवरऑल ऑफसेट उसको बाकी इनकम्स के सामने ले सको। हालांकि ये एग्जेम्पशन तभी मिलता है जब आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो, तो उसमें कुछ भी लॉसेस आता है तो आप उसको उसके दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि सैलरी को उससे दूर रखा गया है, आप सैलरी की इनकम को एफएनओ के लॉस के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते हो, और जो लॉसेस हैं वो आप 8 कंसेक्यूटिव साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो एसटीटी आपको आता है, जो एसटीटी आपको लगता है, वो भी आप बाकी सामने के ट्रांजैक्शंस के सामने उसको इसका डिडक्शंस मिल सकता है। सो अब एक बेसिक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पार्टिसिपेंट को फ्यूचर्स और ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी सारे टाइप के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इक्विटीज जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, या काफी लोगों को पता है, पर उसमें भी ट्रेड करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरीके से कर लीजिए। उसके रिस्क को समझ लीजिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके कीजिए, जब तक कि आप उसमें ओवरऑल अच्छे तरीके से समझे नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था लीवरेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें रिस्क काफी हाई होता है। और आपकी जो भी ओवरऑल ट्रेड डिटेल्स है उसको वेरीफाई कीजिए, यदि उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप आपके ब्रोकर के साथ बात कीजिए। काफी सारे ओवरऑल आप देखोगे तो यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स या ऐसे स्टार्ट कर करके धीरे करके इक्विटीज में आके फिर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना शुरू कर सकते हो।
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डायनामिक होती है, तो इस तरीके से हमेशा एक कुशन बनाए रखें जिसमें यदि मार्केट्स में काफ़ी जोरों से उतार चढ़ाव आता है तो आपको जब एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़े तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें ना आए। तो ये एक कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। संदीप जी, वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। संदीप जी। हाँ संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू मिराज सर, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड किया हमारे पार्टिसिपेंट्स को। हेलो मिराज सर, आवाज़ आ रही है? हाँ संदीप जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सो पार्टिसिपेंट्स, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्रोग्राम को लेकर आप पूछ सकते हैं। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो पार्टिसिपेंट्स, हेलो, कोई सवाल है सर? ओके, Sir, I have a question. यस प्लीज प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर ये प्रेजेंटेशन का जो हाँ प्रेजेंटेशन दिए गए वो मिल सकते हैं हमको? हाँ सर, ये हमारी वेबसाइट है nsdl.co.in। इसमें आपको उसका लिंक दे देता हूँ चैट बॉक्स में। ओके। तो यहाँ और से आप हमारी प्रेजेंटेशन डाउनलोड। अच्छा मतलब पूरा ऑडियो वीडियो के साथ मिलेगा सर ऑडियो उसमें? सर हमारा यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे आप आज का प्रेजेंटेशन का वीडियो आप ले सकते हैं। ओके सर NSDL यूट्यूब चैनल में। हाँ, हमारा एनएसडी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके सर। ओके, मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मैं, जी तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके सर। हमारा यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक प्रोवाइड किया आपको, और पहले भी जो जी मैंने आपको दिया है वो उसका पब्लिक अपना प्रेजेंटेशन का लिंक है। तो वहाँ से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड लिंक मैंने यूट्यूब का दिया हुआ है। अब यहाँ से यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसको रेफर कर सकते हो आप। ओके। ओके सर थैंक यू सर।